नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलेश सिंह और आज हम बात करेंगे सृष्टि अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुधाकर देव जी से। हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और इस अस्पताल के निदेशक भी। सर, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। सृष्टि अस्पताल में बहुत सारी नई चीज़ों को लॉन्च किया गया है और कई फैसिलिटीज़, न सिर्फ हड्डी के बारे में के रोगों के लिए बल्कि और भी कई रोगों के इलाज की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि हम हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या मुख्यतः अभी यहाँ पे शुरुआत की गई है। सृष्टि हॉस्पिटल की स्थापना हमने ये सोचकर किया कि इस इलाके में अगर ओवरब्रिज से आप लेते हैं तो इधर धुरवा तक कोई ऐसा मल्टी स्पेशलिटी या यूँ कहिए कि सुपर स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल नहीं था। मकसद यही था कि इस क्षेत्र के लोगों को एक मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिले, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिले। बेसिकली मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, तो मेरा इंटरेस्ट नो डाउट ट्रॉमा सेंटर डेवलप करने का था और जो हुआ भी। सभी तरह के ट्रॉमा हम लोग डील करते हैं और 24/7 इमरजेंसी अभी हम लोग डील कर रहे हैं और नई नई सुविधाओं से अस्पताल को सुसज्जित किया जा रहा है। जैसे कि मान लिया जाए डायलिसिस हम लोगों ने भी शुरू किया है। डायलिसिस अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। इस इलाके में डायलिसिस की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लोगों को ओवरब्रिज के उधर जाना पड़ता था। अब बहुत अच्छे से लोग डायलिसिस यहाँ आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक डायलिसिस चल रही है। तो इस क्षेत्र के लोगों को डायलिसिस की भी सुविधा मिली। ट्रॉमा सेंटर तो है ही, लेकिन एक छत के नीचे अगर सब कुछ मिले। डायग्नोस्टिक में हम लोगों ने बहुत एडवांस सिटी स्कैन मशीन लगा रखी है, एक एक्सरे भी बहुत एडवांस्ड है, पैथोलॉजी की जो सुविधाएं हैं बहुत ही एडवांस पैथोलॉजी मशीन्स है और जो भी अपना इमरजेंसी है, इमरजेंसी में सारी मशीनें हैं। पेशेंट को आने के बाद किसी भी तरह का सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम लोगों का अभी 24 घंटा काम कर रहा है जी। वेल इक्विप्ड हम लोग का इमरजेंसी है। वी हैव वेंटिलेटर्स इन इमरजेंसीज ऑल्सो, सो दैट कि अगर कोई ऐसा एक्यूट इमरजेंसी भी हैंडल करना पड़े तो वी कैन टेक ऑन वेंटिलेटर्स, पेशेंट ऑन वेंटिलेटर्स। तो ये बहुत बड़ी, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सुविधा है जो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सब लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। आपके माध्यम से ये पहुंच जाए तो और बेहतर है। हम लोग अपने माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हाँ, हम लोगों ने इस तरह का एक व्यवस्था यहाँ बना के रखा है। ओपीडी सर्विसेज की बात है तो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर, अच्छे अच्छे सब प्रसिद्ध डॉक्टर लोग, सब रेनाउंड डॉक्टर्स यहाँ अटैच्ड हैं और आधे घंटे के अंतराल में हम लोग अगर बैकअप दे रहे हैं इमरजेंसी डॉक्टर्स का, तो स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट विद इन हाफ एन आवर हम लोग उनका भी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को। किन किन जो रोगों के लिए आपके पास विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं वो मौजूद हैं सर? लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के, न्यूरोसर्जरी के, कार्डियोलॉजी के, नेफ्रोलॉजी के, यूरोलॉजी के, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी के, सभी तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पीडियाट्रिक्स के भी अवेलेबल हैं। तो जितनी भी तरह की इमरजेंसी हो वो हम लोग हैंडल कर लेते हैं। बेसिकली इस एरिया में हॉस्पिटल बनाने का यही मतलब था कि लोग को रश करके या तो ओवरब्रिज के उधर, जिधर अस्पताल सब है उधर दौड़ना पड़ता था बहुत दूर। यहाँ से अगर आप ले लें खूंटी तक तो कोई ऐसा मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं। और डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी होना भी एक शहर में अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। रादर दैन कि एक डॉक्टर अटेंड करने जाएंगे बहुत दूर तब तो पेशेंट को लेकर जाएंगे। एक छत के नीचे अगर सब कुछ मिलता है तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाती है। फिर हम लोगों का जनरल वार्ड है, वेल इक्विप्ड है एकदम। जो भी सर्विसेज है वो एक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स है, उसके तहत ये पूरे हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और हर एक बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई, हर एक बेड पे नर्सेस का प्रॉपर केयर, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सेस बेड रेशियो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि NABH के जो नॉर्म्स है उसकी तरह से मेंटेन करके चलें। साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी पेशेंट को कभी शिकायत नहीं रहती है। रूम्स भी हमने जो प्रोवाइड किया है वेल इक्विप्ड रूम्स है
और जो रूम्स में इन केस ऑफ इमरजेंसी पेशेंट को किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है जी। ये एक वेल इक्विप्ड रूम जिसको कहते हैं वो अवेलेबल है इस एरिया में। जी सर। फिर आईसीयू जो हम लोगों का है वो बहुत ही एडवांस्ड आईसीयू है विथ मॉडर्न विथ लेटेस्ट वेंटिलेटर्स एंड ऑल लेटेस्ट मशीन्स आर अवेलेबल। और हम लोग 24 आवर्स आईसीयू रन कर रहे हैं एंड वेरी गुड डॉक्टर्स का सपोर्ट है। बहुत अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिर वेरी रिनाउंड न्यूरोसर्जन हैं, आईसीयू इंटेंसिविस्ट हैं। दे ऑल आर वर्किंग वेरी गुड और बहुत अच्छा रिजल्ट है हम लोगों का। यूँ कहिए जो डेथ रेशियो होता है वो बहुत मिनिमम है जी, बहुत मिनिमम है। जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का जो जिस नज़र से लोग देखते हैं कि भाई हम वहाँ जाएंगे तो हमको सब तरह का व्यवस्था मिलेगा जिससे कि वो एक्सपेक्टेशन जो रहती है कि नहीं मेरा पेशेंट तो बच के आएगा ही। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आईसीयू का उन लोगों ने बहुत अच्छा पैकिंग किया है। जैसा कि आपने बताया कि NABH के जितने भी नॉर्म्स हैं उसका पालन ये अस्पताल करता है। और जो बात की जाए अगर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की, मैं आर्थिक बात कर रहा हूँ, जो बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है? अभी हम लोगों ने जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनसे एम्पैनलमेंट हो चुकी है और इंश्योरेंस और TPS से सब हम लोगों ने टाई अप कर लिया है। अभी ECHS और CGHS दोनों का लगभग काम पूरा हो गया है, वही बहुत जल्दी इस मंथ के एंड तक शुरू हो जाएगा। और आयुष्मान के लिए हम लोगों ने कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो डिपार्टमेंट को हम लोगों ने सबमिट कर दिया है, वे बहुत जल्दी ही अब शुरू हो जाएगी आयुष्मान। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इतना अच्छा सेंटर एक सबके लिए अवेलेबल रहेगा और नीचे से नीचे स्तर के लोगों के लिए भी, गरीब से गरीब आदमी भी इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सके, अवेल कर सके। यही मकसद से इस एरिया में ये हॉस्पिटल बना है जी। अगर बात की जाए भविष्य की रणनीति की सर, भविष्य की योजनाओं की, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस अस्पताल में नई सुविधाएं मिलने वाली है निकट भविष्य में मरीजों को? अस्पताल बनाने का मकसद यही था कि एक छत के नीचे सारी सर्विसेज मिले, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी में भी एक्सट्रीम कार्डियोलॉजी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए, एंजियोप्लास्टी हो जाए, तो सारा कुछ है। फर्दर अगर हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट का सोचते हैं तो यूरोलॉजिस्ट लोग एक्टिव हैं, दे आर वर्किंग। अपना हम लोग और एडवांस सर्जरीज में जाएंगे। ऑलरेडी हम लोग न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, स्पाइन सर्जरी जितना भी है सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। जो एक हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज, वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हो रही है। और ऑर्थो का जहाँ तक कंसर्न है या ट्रॉमा का जहाँ तक कंसर्न है, हम लोगों ने किसी भी पैरामीटर को नहीं छोड़ा है और किसी भी सर्जरी को जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होता है वो हम लोग यहाँ करते हैं। हाँ, एक अभी हम लोग बहुत जल्द कैथ लैब लाने वाले हैं जो कार्डियोलॉजी के बारे में हम बता रहे थे कि एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट सर्जरी, लेकिन वो बिना कैथ लैब के बैकिंग के होगा नहीं। तो वो कैथ लैब हम लोग बहुत जल्दी इंस्टॉल करने वाले हैं और 6 महीने 8 महीने में वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए बिल्कुल। सर, क्योंकि सर्दियों का मौसम अब आ चुका है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को, खासकर जो महिला और जो बुजुर्ग हैं, जो हड्डियों की समस्या जाड़ों में हो जाती है, चाहे जैसे वो जोड़ों का दर्द हो या हड्डियों में जो जमाव आ जाता है, क्या किया जाए और किस तरीके से प्रिकॉशन लिया जाए, किस तरीके से बचाव किया जाए? देखिए, हम तो सबको यही सलाह देते हैं कि जोड़ का दर्द को हल्के में ना लें। जोड़ का दर्द, आप कोई भी जोड़ है वो आपके लिए रोजी रोटी का सवाल होता है। और बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं या महिलाएं हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होता है, उसके तहत जाड़ा में विशेष ख्याल यही रखना है कि कसरत रेगुलर करते रहना है। और कुछ कुछ दवाएं ऐसी अभी नई आई हुई हैं जिसका इस्तेमाल करने से राहत मिलती है। अब इस उम्र में 80 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में 30 साल का घुटना हम लोग नहीं दे सकते हैं इलाज से, लेकिन इलाज से इतनी राहत जरूर मिल जाएगी कि तकलीफ ना हो। तो उसके लिए व्यायाम करना, कसरत करना, एक्सरसाइज करना और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दवाएं। एनाल्जेसिक पर बहुत ध्यान नहीं देना है। कुछ अपना
ऑइंटमेंट्स लगा के अपना वो दर्द के कंट्रोल कर ले, लेकिन ज़्यादा पेन किलर्स नहीं लेना है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो कुछ अभी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सब आई हुई हैं, वो इस्तेमाल करने से बहुत राहत मिलती है। ज़्यादातर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है अब धीरे धीरे वेजिटेबल ओरिजिन की बन रही है, जो बहुत ही लाभदायक है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अगर पूरे जाड़े आप विटामिन की तरह लेते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे बहुत राहत होती है। खान पान की अगर बात की जाए तो क्या उस पर परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए? कुछ गठिया का रोग ऐसा होता है जिसमें खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यूरिक एसिड या गाउट की जो बीमारी है उसमें यूरिक एसिड बहुत तंग करता है। तो अब नॉन वेजिटेरियन है, रेड मीट है, पालक है, सोयाबीन है, मशरूम है, इस सब का परहेज करिए। हाई प्रोटीन डाइट लेने से यूरिक एसिड तंग करेगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को अवॉइड करना है, उस चीज़ से परहेज करना है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो कुछ दवाइयों से यूरिक एसिड लेवल घट जाएगा, फिर आप परहेज से ही वो गठिया वाला गाउट वाला रोग ठीक हो जाएगा। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात है तो जाड़े में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत तंग करता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को अभी से जाड़े की तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए कि ठंड से बचाव है, घुटने को ढक के रखना है, घुटना को गर्म रखना है या जोड़ को गर्म रखना है, दस्ताना ग्लव्स लगा लें, मोजा पहन के रखें। जोड़ में अगर ठंडा हवा, एसी कूलर पंखा का हवा लगता है या सर्दी का ठंडा हवा लगता है तो दर्द उखड़ेगा, दर्द बढ़ेगा, दर्द आपको बहुत तंग करेगा। उससे बचने के लिए आप जोड़ को गर्म रखिए, पैजामा पहन के रखिए, नी कैप वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जोड़ को आप इनर पहन के रखिए, मोजा गर्म मोजा पहन के रखिए, दस्ताना लगा के रखिए, तो उससे आपको परेशानी से आप गठिया के रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बहुत बचाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुधाकर देव और इन्होंने सृष्टि अस्पताल के बारे में बताया, नई योजनाओं के बारे में बताया, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया, साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में हड्डियों की देखभाल कैसे की जाए, किन चीज़ों से परहेज की जाए और किन चीज़ों को प्रमुखता दी जाए, यह भी बताया। सहयोगी उपेंद्र शंखवार के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।